हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग का ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग का इससे पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था चैप्टर फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट का। तो उसके अंदर ही हम कुछ टॉपिक्स और आज आप लोगों के बीच में क्लियर करेंगे। तो उन टॉपिक्स के बीच में जो सबसे पहला टॉपिक है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस के रूप में अकाउंटिंग को किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है। तो आज इस टॉपिक पे सबसे पहले हम लोग फोकस डालेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसको सोशल साइंस की तरह क्यों माना जाता है। सबसे पहला हम आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला कॉन्सेप्ट है फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा है कि जो अकाउंटिंग होती है उनको 3 स्टेजेस में क्यों हम लोगों ने, या कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग के जो प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है, उन्होंने इसको तीन स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो फर्स्ट स्टेज लिया गया है वो आप ये मान सकते हैं कि 12th सेंचुरी के करीब या उससे पहले की बात को यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। माना यह जाता था कि जो पहले अकाउंटिंग होती थी उस समय जो वेल्दी पर्सन होते थे या जो ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, जो 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 रिच लोग होते थे, वो क्या करते थे कि वो अपनी अकाउंट मेंटेन करवाते थे, लेकिन वो किसी तरह की कोई एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते थे। पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए एज ए प्रोफेशनल किसी काम को करने के लिए। तो उस टाइम पर वो लोग ज़्यादातर जो अकाउंटेंट हायर करते थे वो रेंटेड अकाउंटेंट होते थे, मतलब उनको रेंट की दिया जाता था और उसके बदले में वो उनके सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। तो इस तरह की जो अकाउंटिंग होती थी उसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते थे, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। किस रूप में जानी जाती थी, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के रूप में। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता था। तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग होती है ये माना जाता है कि ये उस टाइम पर एज ए रेंटेड अकाउंटेंट के रूप में जाने जाते थे। इस टाइम पर या इससे पहले ये माना जाता है कि जो हिस्टोरियन है जिन्होंने अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको फाइंड आउट किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था वो 12th सेंचुरी के टाइम पर और उससे पहले भी ये था कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम जो था वो उस समय भी था, उसको भी ये जो स्टीवर्डशिप अकाउंटेंट होते थे वो इसको फॉलो करते थे। ऐसा नहीं था कि बिना डबल एंट्री सिस्टम के ये लोग इस अकाउंटिंग को करते थे। तो इस वक्त क्या था, इस तरह के जो अकाउंटेंट होते थे वो कॉन्सेप्ट वही यूज़ करते थे जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पर प्रेजेंट उस टाइम पर किसी तरह के कोई अकाउंटेंट को नहीं रखा जाता था। बस यहाँ पर क्या है कि अभी हम कंपनीज में क्या देखते हैं कि बहुत से अकाउंटेंट को रखा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता था, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। और जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो वही थे। वहाँ पर उस टाइम पर भी डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता था। उस समय भी जो रिकॉर्ड्स होते थे डेबिट क्रेडिट्स के रूप में ही किए जाते थे, लेकिन वो एज अ रेंटेड वर्क करते थे, न ऐसा एम्प्लॉय काम करते थे। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग थी वो नॉर्मली रिच पर्सनस के लिए होती थी। तो वो सिर्फ अब कुछ ही लोग ऐसे होते थे जिनके लिए वो अकाउंट मेंटेन करते थे। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट टाइम में, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो जब चेंजेस आए हैं लेकिन वो चेंजेस एक साथ नहीं आई हैं, इसमें हमने कुछ स्टेजेस और ड्राइव किए हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेज की तरफ अगर जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि हम स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के रूप में जानते थे। उस टाइम पे अकाउंटिंग की रीज़न ये था कि अकाउंटेंट एज अ रेंटेड लिए जाते थे। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज की बात की गई है, इसमें बताया गया है कि ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह इसको कॉन्सेप्ट को लिया जाता था। उसके पीछे रीज़न क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी।
सेकेंड स्टेज में एक्चुअली क्या था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी, और इस को ये जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि ये जो ओनरशिप थी, ये कह सकते हैं, ये धीरे धीरे से कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट से थी ये ओनरशिप की तरफ डाइवर्सिटी इसकी हो रही थी। क्योंकि पहले क्या था कि पहले हर चीज़ मैनेज करने के लिए कहा जाता था, जो इंडिविजुअल्स होते थे या बिजनेसमैन होता था या कह सकते हैं जो वेल्दी पर्सन होते थे वो कोई और होते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी कि जो मैनेजमेंट की तरफ से ये ओनरशिप की तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से देखें तो ओनरशिप की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी। जो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो ओनरशिप की तरफ शिफ्ट हो रही थी, तो उसमें एक क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़ास समझ में आ रही थी कि जो इन्वेस्टर्स थे या जो शेयर होल्डर्स थे उनको किस तरह से उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए गए जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो अब वो सारी चीज़ें ओपन होने लगी। ओपन इसलिए की जाने लगी क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे या शेयर होल्डर्स थे वो लोग कह सकते हैं कि एक पब्लिक ये कह सकते हैं कि एक शेयर होल्डर कह सकते हैं कि एक कंपनी के ओनर की तरह देखे जाते थे। तो उनके बीच में प्रॉफिट को जानना, लॉसेस को जानना, बैलेंस शीट को समझना उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि उसमें जो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे या जो ओनर थे, जो एक्चुअली डायरेक्टर थे, जो कंपनी को चला रहे थे, जितना उनके लिए समझना ज़रूरी था उतना ही इन लोगों के लिए भी, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी समझना ज़रूरी था कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के प्रॉफिट की क्या हो रहे हैं, लॉसेस क्या हो रहे हैं। तो इसके लिए न सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को पब्लिकली इसको बताया जाने लगा, बल्कि इसके लिए कुछ लॉस को भी बना दिया गया, जिसको कि लॉस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मार्केट में आने लगी और लोगों के बीच में ये रिपोर्ट्स पहुंचने लगी। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन, ये पूरी साल के अंत में हर एक इंडिविजुअल के पास पहुंचने लगी जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ था, जो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था या नहीं भी जुड़ा हुआ था, सभी लोग इसके साथ इसको समझने लगे और देखने लगे। इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ज़रूर जोड़ दिए गए, लेकिन ये पब्लिकली ये मार्केट में आ गई है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी सारी चीज़ें जो एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को जानना ज़रूरी था, वो सारी चीज़ें मार्केट में आने लगी। इसके लिए कुछ लीगल चेंजेस भी हुए, कुछ ओनरशिप की बात जहाँ पर की गई कि ओनरशिप चेंजेस हुए, लोग सभी ओनर होने लगे। अब जब सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी तो कुछ इकोनॉमिक एंटिटीज़ भी उसके साथ आने लगी। जब इकोनॉमिक एंटिटीज़ साथ में आई तो क्या है कि मैनेजर्स जो थे उसको भी समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जो सोसाइटी थी वो डेमोक्रेटिक हो रही थी, सभी लोग अपने इंटरेस्ट को समझना चाहते थे, अपने जो एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ रिलेशंस को समझना चाहते थे, जो इन्वेस्टर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, मैनेजर्स थे, गवर्नमेंट थे या जो भी लोग थे, उनको भी ये सारी चीज़ें समझना था, ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को जानना था। जो प्रोस्पेक्टिव था इन्वेस्टर्स का एंड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे ग्रुप्स के साथ, इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी, इस ट्रांजैक्शन को जानने की, इनको सबको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी। तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी वो कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन के रूप में भी ये मार्केट में आने लगी, जिससे कि बहुत सी और इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट करने के बाद बहुत से और रिज़ल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी आने के बाद हमारे रिपोर्ट्स जितने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में बाहर आने लगी, उससे इन्वेस्टर्स कंपनी के कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने लगे और वो एज ए ओनर उसको देखने लगे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट सोसाइटी का चेंज होने लगा, सोसाइटी जैसे डेमोक्रेटिक होने लगी, तो उनको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में समझ में आने लगा और उनके अपने जो इन्फॉर्मेशंस थी वो जब लोगों के बीच में पहुंचने लगी तो उनके जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था, इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने का, वो और अच्छा होने लगा, जिससे कि वो डिसीजन मेकर के रूप में भी काम करने लगा, अच्छे से समझने लगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई और बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करने लगे, एक अच्छा मैनेजमेंट डिसीजन होने लगा। नई डायमेंशन अकाउंटिंग की जो मार्केट में उभर कर आई वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में उभर के आई और ये ज़्यादा दिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ये सिर्फ 20वीं सेंचुरी में ही इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपैंड हुआ। और ये सारी चीज़ें जब जैसे ही सोसाइटी डेमोक्रेटिक होने लगी और जॉइंट स्टॉक कंपनीज मार्केट में आई
और जब लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर होल्डर्स और प्रॉफिट एंड लॉस को समझने लगे और इन्वेस्टर्स इन सभी चीज़ों को समझने लगे, तो उन्होंने अपने पर्सनल डिसीजन लेने शुरू किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर चेंजेस आए। और जब चेंजेस आए तो अकाउंटिंग का जो सिस्टम था उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। जहां पहले एक सिंपल अकाउंटिंग होती थी प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए, जो स्टीवर्ड अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता था, वो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में जाना जाने लगा। और ये 20वीं सेंचुरी में ये हुआ। तो सेकेंड स्टेज में देखा जाए तो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए जॉइंट स्टॉक कंपनीज के आने की वजह से, जो कि एक नया वर्ड सामने उभर कर आया जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में ये सारी चीज़ें आ गई। अब उसके बाद एक थर्ड स्टेज आई। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में देखना शुरू कर दिया, और उससे हमने बहुत सी चीज़ों को सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से हम सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। और इससे हम लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अनडिज़ायरेबल जो चीज़ें थी वो भी उसमें शामिल होने लगी, जिससे कि हम लोग अब जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक सोसाइटी है, सोशल कॉज में हम लोग पॉल्यूशंस को या कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी, वो सारी उसमें इंक्लूड होने लगी। और एक कह सकते हैं कि आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जिससे कि मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, इन सब चीज़ों में एक्सपैंड चेंजेस आने लगे। और जो सोसाइटी है उसने बहुत कुछ समझ। अभी क्या हुआ कि अभी आप देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ में जब इतने ज़्यादा चेंजेस आने लगे कि तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में जो दुनिया है और इसमें जो इंटरप्राइजेस जो काम कर रहे हैं, उन्होंने सोशल बेनिफिट्स की तरफ बहुत ज़्यादा देखना शुरू किया। जब सोशल बेनिफिट्स की तरफ देखना शुरू किया तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आए कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने लगी, नई नई एक्टिविटीज़ क्रिएट होने लगी, नई चॉइसेस ऑफ कस्टमर हमारे यहाँ पे आने लगे। हम लोगों ने उनको उसको रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल कराने की कोशिश की, अच्छी क्वालिटी में कराने की कोशिश की, ठीक है। इसमें और भी बहुत से ऐसे सोसाइटी से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट, उन सब को हमने लेना शुरू किया, जिससे कि क्या हुआ कि हम लोग एक कह सकते हैं कि एक वेल और ग्रोथ सोसाइटी को यहाँ पर जन्म देना शुरू किया। जो ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि जब हम लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम को समझा और उसके बाद उसको मैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को समझा, तो हमें लगा कि हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन शुरू हुआ, उससे सोशल कॉस्ट जो है उसका फ़ायदा होने लगा। हम लोगों ने सोशल बेनिफिट्स को जनरेट होना शुरू कर दिया, प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई जो थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज कह सकते हैं कि इसमें अब प्रेजेंट टाइम में जो सोशल स्टडीज़ हैं ये क्या है कि एक तरह से सोसाइटी के मेंबर की तरफ से, या कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोसेस है जो कि हमारा जो ग्रोथ जो रिज़ल्ट चल रहा है, जो रिलेशनशिप सोसाइटी की चल रही, जो एक कॉन्सेप्ट ग्रोथ का चल रहा है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिज़ल्ट के रूप में सामने आया है। और फंडामेंटल क्राइटेरियाज जो हैं सोशल साइंस के, वो हम समझना हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि अकाउंटिंग के रूप में जो भी बहुत सी चीज़ें आ रही थी उनको भी हमने इसमें समझना शुरू करते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलने लगी सोसाइटी के रूप में, और हमने सोसाइटी को बहुत सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करना भी शुरू किया, क्योंकि हमें चीज़ें पता चलने लगी कि हमें क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या इनकम हो रहे हैं, और किस तरह से उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और किससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो था वो 3 स्टेजेस थी। जो थर्ड स्टेज था वो सोशल वेलफेयर को पूरी तरह से लेकर चल रहा था। यहाँ तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेकेंड स्टेज में एक्चुअल अकाउंटिंग को हमने समझना शुरू कर दिया, और थर्ड में हम पूरी तरह से अकाउंटिंग को समझकर उसके बेनिफिट सोसाइटी में पहुँचाना शुरू कर दिया। तो ये इसीलिए कहा गया है कि इसको किस तरह से हम लोगों ने सोसाइटी में अकाउंटिंग का इवैल्यूएट किया, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको इवैल्यूएट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई हैं, तो ये 5 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको वाइट बोर्ड पर लिख कर दिखा दिए हैं। पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन।
हम लोगों ने क्या देखा है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक करके चलते हैं। जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको बुक कीपिंग के रूप में जाना जाता है। नॉर्मली आप लोग भी समझते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, और इसके बाद ये कह सकते हैं कि इसको प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होता है वो अकाउंटिंग का वो यही होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके चलें। उसके बाद इसको रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें देखा गया है, जो वो है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्ड। हम जो सारे ऊपर रिकॉर्ड्स कर रहे हैं जिसमें कि हम सारी चीज़ें बना रहे हैं, वो चाहे जर्नल हो, लेजर हो, ठीक है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन जिसको कहा जाता है, जिसको बुक कीपिंग के रूप में भी जानते हैं, उसके अलावा जो ये रिकॉर्ड्स हो रहे हैं उससे हम किस तरह से रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स किए गए हैं वो सेकंड पॉइंट यहाँ पर इसको बताने का मतलब ये है कि हम जितने भी रिकॉर्ड्स कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी कि हमने अगर बुक कीपिंग मेंटेन की है, जर्नल, लेजर और बाकी चीज़ें हमने मेंटेन की, तो उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें किस तरह से उससे हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये सेकंड स्टेज हो जाती है, जिससे कि हम लोगों ने आपने बता दिया कि उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर उससे समझ पाते हैं, जो कि ऊपर हमने ट्रांजैक्शन किया होता है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस में बिजनेस चल रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे ऊपर कितने डेब्ट्स हैं, हमारे पास कितने असेट्स बचे हुए हैं, हमें कितने लाइबिलिटीज़, हम किसी और के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ से हम लोग समझ पाते हैं बहुत अच्छी तरह से, जब हम ऊपर सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली करते हैं। तो रिकॉर्ड्स करने के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड होना वो सेकंड पॉइंट बताता है। थर्ड क्या बता रहा है कि हमें इससे क्या होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। कैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि हम एक महीने का पूरा मान लीजिए रिकॉर्ड कर लिया कि फला आए इतना परचेज करके लेकर, कुछ उधार लेकर गए, कुछ नगद लेकर गए, कुछ कैश में, कुछ क्रेडिट में। इसके अलावा कुछ लोग आए जिनसे हमने परचेज किया, कुछ कैश में किया, कुछ क्रेडिट में किया। अपने बिजनेस को रन करने के लिए बहुत से एसेट्स परचेज किए, बहुत सी लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर हुई। तो ये सारी रिकॉर्ड्स हमने यहाँ किए, उसको हमने मेंटेन किया रिजल्ट के रूप में। जब हमें यहाँ रिजल्ट मिल गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, हम इससे और कितने बेनिफिट्स। तो स्टेजेस यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि यार ये तीनों पॉइंट्स में चीज़ें समझ में आ गई कि हम इससे एक फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस का आराम से समझ सकते हैं। वो बैलेंस शीट को भी देखकर हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर हो सकता है, लायबिलिटीज़ कितनी, एसेट्स कितने, इसको हम आसानी से जान सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि जो चौथा पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि जो इन स्टेजेस से जो हमें रिजल्ट्स मिला उससे हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब वो मेरे लिए डिसीजन मेकर हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा मार्केट में अच्छा कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर लगेगा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं, लॉस की तरफ जा रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे या बिजनेस को धीरे धीरे वो ख़त्म करने लगेंगे। क्योंकि हमें इससे जो ऊपर हमने जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट से जो हमें बिजनेस की पोजीशन पता चलती, तो हमने क्या किया कि उन पोजीशन से हमने एक डिसीजन लिया कि इस चीज़ में हम सही डिसीजन क्या ले सकते हैं, बिजनेस को आगे और बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। इससे हम बेहतर तरह से ये चारों कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो पाँचवा ये बता रहा है कि सॉल्वेंसी की पोजीशन हम जा सकते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है सभी के पास एक ये रहता है कि बिजनेस में हम आगे और क्या करेंगे। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे ऊपर जो इंटरप्राइजेस है कितना हमारे ऊपर उधार है और हम किन से और ज़्यादा उधार लेंगे। लेकिन इसके अलावा हम ये भी समझ पाते हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं वो शॉर्ट रन है
यानी कि हम उसको भुगतान कर सकते हैं। जो सॉल्वेंसी पोजीशन है या लॉन्ग रन है उसको उसके क्या उसकी क्या पोजीशन है उसको हम किस तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, कितना हम इससे गिरने की बिजनेस को पोजीशन है, कितना डाउनफॉल हो जाने की और कंडीशन में है, तो इसकी सॉल्वेंसी भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बिजनेस का जो उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमें सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसको हम एक अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं, उसके बाद उससे हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उसके बाद उससे हम डिसीजन ले पाते हैं, उसके बाद बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन समझ पाते हैं कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, प्रॉफिटेबल है, लॉस में चल रहा है, किस तरह से उसकी सॉल्वेंसी का क्या सिस्टम है, किस तरह से वो आगे इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से यहाँ पर समझ पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। रीड करिएगा आप लोग भी और एक बार और समझने की इसको कोशिश करिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप लोग कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ठीक, फंक्शन पढ़ेंगे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है मेजरमेंट। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस से, और जिससे कि हम लोग करंट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें। ये होता है मेजरमेंट। फॉरकास्टिंग सेकंड जो होता है फंक्शन फॉरकास्टिंग, इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है, वो किस तरह से होंगे। हम फाइनेंशियल पोजीशन से इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, जो कि डाटा होता है उसको एनालाइज करके ये पता किया जा सकता है और फ्यूचर की फॉरकास्टिंग की जा सकती है। डिसीजन मेकिंग, जब हम लोग अकाउंटिंग के समझते हैं, जब हमें ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम लोग अकाउंटिंग्स को अलग अलग इंफॉर्मेशंस के थ्रू ये कह सकते हैं कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा लास्ट 3 मंथ्स में हमारी बिजनेस की ये पोजीशंस थी, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसका जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। इसको हम और लोग क्या कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ के लिए और ज़्यादा हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आता है। बाद जो नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। हम ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 महीने का अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो हमारे पास होती है और हम सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि लास्ट 3 मंथ के उसके लास्ट 3 मंथ से क्या डिफरेंसेस है, कितना प्रॉफिट हम लोगों को कम आया, कितना लॉस आया, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे कंपैरिजन करते हुए हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी बना सकते हैं। उससे होता क्या है कि हम फ्यूचर के जो डिसीजन है वो आसानी से ले सकते हैं और हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों की वजह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं, जो कि ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से अगर नहीं तो हम उन ह्यूमन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उससे हम अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ की मार्केटिंग भी ख़त्म हो गई होती है, कुछ मार्केट में प्रोडक्ट चल ही नहीं होते हैं, तो उन प्रोडक्ट को हम लोग वहाँ से रिमूव भी करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है डिसीजन मेकिंग जो कंपैरिजन की यहाँ पर किया गया और इवेलुएट किया गया है, तो यहाँ पर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो नेक्स्ट बड़ी पॉइंट है वो है कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोग क्या देखते हैं कि एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जो वीकनेसेस हैं, ठीक है, हमने अभी क्या बताया कि ह्यूमन एरर्स की वजह से जो चीज़ें मार्केट में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हैं, उन ह्यूमन एरर्स पर हम लोग काम करते हैं। अगर मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वाकई में नहीं चल रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग रिमूव करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बिजनेस के लिए वीक हो सकती हैं, इफ़ेक्टिव हैं, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। इससे सबसे बड़ी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जो भी कंट्रोल करते हैं, जो भी एंटिटीज़ करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसको भी यहाँ पर चेक किया जाता है, क्योंकि उसको हम लोगों को क्या करना होता है, गवर्नमेंट को उसको पे करना होता है। तो इन सारी एक्सरसाइजेस को गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट भी इससे जो टैक्स जिस वक्त दे रहे हैं तो उसको भी ये ना लगे कि कहीं पर ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है जो कि हमारी पॉइंट ऑफ या हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस उसके अगेंस्ट चल रहा है। तो इसलिए भी हम इन फंक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इससे एक रिजल्ट भी निकल कर आता है, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फंक्शंस आपको समझ में आ गया। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बुक कीपिंग का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी में एक्चुअली सारी अकाउंटिंग छुपी हुई है। बुक कीपिंग के बारे में हम लोग एक साथ
पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बुक कीपिंग हो। जैसे आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल डाटाज होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने को ही हम लोग बुक कीपिंग के रूप में जानते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो इसमें हर वो चीज़ जो अकाउंटिंग वर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जो कि रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि रिकॉर्डिंग फंक्शन में आता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग बुक कीपिंग के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सीधी सी एक बात क्या है कि जो बुक कीपिंग होता है एक प्रोसीजर होता है जो कि एंड प्रोडक्ट की तरफ हमें ले जाता है। एंड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। हम जब किसी चीज़ की बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या है कि हमें अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन समझना होता है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल सके। तो यहाँ पर बुक कीपिंग आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये एक सुइटेबल क्लासिफिकेशन होता है ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का जिसकी ज़रूरत होती है बुक कीपिंग में। ये भी कहा जा सकता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये हम सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए, पोजीशन को समझने के लिए बिजनेस को, ये यहाँ पर बुक कीपिंग को किया जाता है। ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का पहला स्टेप। अब बाकी चीज़ें हमने आप लोगों को समझाई थी कि बुक कीपिंग में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि प्रोप्राइटर को समझने के लिए, इनकम एक्सपेंसेस को समझने के लिए, क्रेडिट परचेस कितना है, डेबिट परचेस कितना है, प्रॉफिट कैश कितना है, मतलब दुनिया भर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के, वो सारे हम लोग किस चीज़ से समझ सकते हैं? बुक कीपिंग से ही समझ सकते हैं। वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन जानना है एक प्रोप्राइटर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में, एक ओनर के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक अकाउंट मैनेजर के रूप में, एक किसी के रूप में भी अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा? पहले बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होगा, जिसके बाद बाकी सारे काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सीधा सा जो मकसद यहाँ पर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझना होता है बुक कीपिंग को बनाने का मतलब। तो बुक कीपिंग के अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट में जाएं तो हर वो चीज़ जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए हमें रिकॉर्ड्स करनी होती है, वही सारी बुक कीपिंग के रूप में जानी जाती है। उम्मीद है कि बुक कीपिंग को हमने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं पर कुछ मिसिंग हो तो आप पूरा उसका ग्राफ चैप्टर पढ़िएगा पूरा, जो भी नहीं समझ में आता वो आप हमसे पूछिएगा। तो उद्देश्य वही है कि हमें जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जो जितना भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको रिकॉर्ड करना ही उद्देश्य होता है। बुक कीपिंग का मेन मकसद यही होता है। और उसके बाद हमें ये पता करना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस तरह से फाइनेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको जानने के लिए ही हम यही नहीं दोनों कामों के लिए एक्चुअली हम लोग बुक कीपिंग को करते हैं। बुक कीपिंग जो ओवरऑल मकसद है वो यही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस करें तो किस तरह से कर सकते हैं? क्या कोई समझा सकता है कि किस तरह से? क्या बहुत सारे जब अकाउंटिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो बुक कीपिंग जब कर रहे होते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग जो है उसमें मिस्टेक होती है, वो उसका एक बुक कीपिंग का सिनोनिम्स के रूप में आप ये अकाउंटिंग टर्म्स को, बुक कीपिंग को रख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे में, थोड़ा सा अगर उसको संभाल के देखा जाए तो बुक कीपिंग को बहुत ज़्यादा चीज़ों के एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाउंटिंग को बहुत बड़े उसमें कॉन्सेप्ट में एक्सपैंड किया जा सकता है। अकाउंटिंग हर चीज़ में आ जाती, बुक कीपिंग का एक लिमिटेड दायरा है। बुक कीपिंग का लिमिटेड दायरा का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है कि हमें सारी जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके चलना है। लेकिन बुक कीपिंग में, लेकिन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको हमें समराइज करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें नेसेसरी वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है जो कि हम लोग बुक कीपिंग से लेते हैं और हम उससे बहुत से डिसीजन भी ले सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश एक्चुअली करते हैं फुल प्रोसीजर अकाउंटिंग में ये। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बुक कीपिंग का, कि हम लोग डाटा को
का जो रिकॉर्डिंग है, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं रिकॉर्ड करने के, वो यहाँ पर किया जा सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, समराई करते हैं। समराई कैसे करते हैं कि मान लीजिए एक दिन में कोई मेरी एक शॉप है और एक दिन में 50 लोगों ने ट्रांजैक्शंस किए, मतलब 50 लोग आए, परचेज उन्होंने किया। 50 लोगों में कम से कम मान लीजिए 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उधार परचेज किया। अब जो परचेज करके गए, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जो कि हुए, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेबर्स की पेमेंट की है, और बहुत से अदर एक्सपेंसेस किए हैं, लाइट के एक्सपेंसेस किए, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस किए हैं। तो पूरे दिन में हम लोगों ने 1000 तरह के ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब उन 1000 तरह के ट्रांजैक्शन का जो कॉलम होता है वो अलग अलग बनता है। बात समझ में आई? फला आदमी ने इतने पैसे का उधार लिया, उसका हम एक कॉलम, पूरा एक पेज बना देंगे कि जब तक उसकी उधारी चुकता नहीं हो जाती उसका नाम वहाँ पर लिखा रहेगा। इसी तरह से हम बाकी के बारे में करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अलग कॉलम हो गया, लेबर एक्सपेंसेस का अलग कॉलम हो गया, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हुए उनका सबका अलग कॉलम हो गया। अब क्या है कि ये ट्रैक रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमें क्या करना होता है कि हम इसको सेकेंड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ले जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबके नाम अलग अलग लिखे थे, अब हम एक पेज बना देंगे कि ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में ये हैं, इतने हैं, 50 लोग हैं, 50 लोगों का नाम एक साथ कर दिया। तो एक तरफ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की अलग अलग, और दूसरी तरफ उसको एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दिया। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताएगी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, बेस ऑफ अकाउंटिंग माना जाए अगर कि बुक कीपिंग का हो, तो बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग का बेस है। यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के रूप में इसको देख सकते हैं अकाउंटिंग को, ये सिर्फ बुक कीपिंग नहीं बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों का एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप है। जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ उसमें एक बुक कीपिंग ही नहीं है। जो तीसरी बात यहाँ पर की गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर इसका कोई प्रोसेस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ में आती, आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से प्रिपेयर करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। इसके अलावा हम इसमें जो बुक कीपिंग है उसको देख के हम किसी तरह की कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में देखें तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है, जो समराइज हो जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, वहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं। बुक कीपिंग के कोई सब फील्ड्स नहीं होती हैं, उसका एक ट्रांजैक्शनल एक पार्ट हो गया, बस काम उसका ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बहुत सी सब फील्ड हो जाती हैं। इसको हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के रूप में जान सकते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई। अब जितने भी तरह के प्रेजेंट टाइम में अकाउंटिंग चल रही, वो सारी कहाँ से ली जा सकती हैं, वो रिकॉर्डिंग से ही ली जा सकती हैं। तो ये चीज़ हम अकाउंटिंग में ही समझ सकते हैं। अब इसको फाइनेंशियल पोजीशन हम नहीं समझ सकते हैं, बुक कीपिंग से जो भी उसने रिकॉर्ड किया हम नहीं जान सकते हैं कि रिजल्ट क्या है। लेकिन यहाँ से हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन अपनी कंपनी की, अपनी जॉब की, अपनी जो भी शॉप है, जहाँ की भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसकी हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन आराम से समझ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर आपको हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो वो लोग आप लोग रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग भी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोगों को रिवाइज़ कर दिया जाएगा। अगर रिप्लाई करने वाला होगा तो सेम टाइम पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, वरना उसके लिए आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।